जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जवाहर। दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संविधान का घटना चक्र तो मैं करा ही रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी का। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के पूरे तीनों पार्ट का, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, एंसेंट, मिडिएबल एंड मॉडर्न, उसका कराऊंगा एमसीक्यूज करके विथ डिटेल सॉल्यूशन। चूँकि सामने एग्ज़ाम है और पीएससी, व्यापम, टीचर भर्ती, हर जगह आपका ये काम आने वाला है, ठीक। तो ये बुक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये बुक से मैं आपको कराऊंगा। ये देख लीजिए, घटना चक्र का पूर्वालोकन, बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी का, ठीक है, भारतीय इतिहास। और बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको करना है तो याद रखना। लेकिन ये लगभग इसकी पेजों की संख्या लगभग 800 के ऊपर, 800 है, एग्जैक्ट 800 पेज है। और आज हम लोग इसको चालू करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास करेंगे। आज पाषाण काल से अपन चालू करेंगे, ठीक है। टोटल जो यूनिट्स इसमें दिए हैं ये लगभग 29, इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स दिए हैं यहाँ पे, है ना, मेंशन नहीं किया है। 15 दूनी 30, ऐसा करके 25, 30, 35, 40, मतलब 45 यूनिट दिए हैं लगभग अप्रॉक्स। सबको अगर जोड़ें तो तीनों भाग का 45 यूनिट। तो इस सारे यूनिट को कराएंगे अपन, ठीक है, ताकि अभी के बच्चों का भी ये काम आ जाए और बाद में जो बच्चे, जब भी आप इसको देखें तब भी आपका काम आ जाए। मैंने किताब को साइड में रख दिया है, लेटेस्ट 2024 का ही बुक है, समझ लो, ठीक है। आपको बस अच्छे से रिवीजन करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो मुझे बुरा लगता है, वो क्या बुरा लगता है, जब मैं इतने रात को, देखो फ्राइडे में मैं 3 जनवरी फ्राइडे को इतने रात को 11:59 में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। और इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मेरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा दुख लगता है। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, लेट्स कम टू द पॉइंट और सीधा आज इतिहास को श्री गणेश करते हैं, ठीक है। जो पढ़ता है उसको तो बहुत बेनिफिट होने वाला है और जो नहीं पढ़ता उसको तो कितना भी कर लो, उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे उन बच्चों की तलाश है जो पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे, एमसीक्यूज मारेंगे, क्योंकि 800 पेज ये है, 800 पेज वो है, 1600 पेज को ख़त्म करना है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ठीक। तो वो कौन थे, ए और बी में क्या, भूगर्भिक वैज्ञानिक भी थे, अरबी में पुरातात्विक, मतलब दोनों का काम करते थे, ठीक है। पुरातात्विक भी थे और भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। समय बर्बाद नहीं करते, सीधा अगला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ना बच्चों, केवल आप रिविजन को सुनो। ये क्या है, एक रिविजन मास्टर क्लास है। ये जो सीरीज में चला रहा हूँ घटना चक्र, पूरा कंप्लीट सारे कोर्स का कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट का। अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। अब देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था, ठीक। तो उसका कांस्य का, पाषाण का और लौह युग का त्रियुगी, मतलब 3 जनरेशन में विभाजन किया था। किसने किया था, इसका थॉमसन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत आता है और ये उत्तर प्रदेश पीएससी के मेंस में आया था। उत्खनित, मतलब जिसको खुदाई करते हैं ना, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था पशुपालन का, तो इसका आंसर क्या लेना है, मध्य पाषाण काल में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को कई बार पीएससी भी पूछा है, ठीक है, कई बार व्यापम भी पूछा हुआ है। जब बात आ रही है किसके बारे में, तो पशुपालन के बारे में। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, पशुपालन हो गया या आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कि कुल्हाड़ी का प्रयोग, पहला पालतू जानवर, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे, उसको अच्छे से आपको देखना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। मध्य पाषाण काल को आपको लेना है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक। एक बार थोड़ा पढ़ लो। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे मिले हैं। आदमगढ़ में भी, मध्य प्रदेश के, और बागोर में, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, है ना। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। मध्य पाषाण कालीन के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह कौन सा स्थान है, ठीक है। एक आदमगढ़ हो गया, ठीक। और देखो कौन सा और इसमें हो सकता है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप आदमगढ़ इसका आंसर ले लेना। बागोर नहीं दिया है तो छोड़ो उसको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। डियर ऑल स्टूडेंट, हड्डी के उपकरण, क्योंकि पहले क्या हुआ था, लोगों को कोई
एक स्पेशल प्रकार का औजार वेपन्स तो होता नहीं था, तो ये हड्डी के उपकरण से काम चलाते थे। ठीक है, लकड़ी से देखे, लकड़ी तो चला नहीं, तो हड्डी क्या है, मजबूत होती है, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए और सड़ती भी नहीं है। तो फिर कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको दो इसका स्थान आपको लेना है, दोनों स्थान को यहाँ पे सी और डी, महदह से, और डी भी बता रहा है आपका सराय नहार से। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, महदह भी है और सराय नहार भी है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लो। पाषाणकालीन जो महदह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश में महदह है ना, उसमें बड़ी मात्रा में हड्डी के सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, पहली बात। लेकिन जी आर शर्मा महदह में 3 क्षेत्रों को उल्लेख करते हैं। ठीक, जो झील क्षेत्र बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में पाए गए हैं। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको बोल रहे महदह शब्द है तो आप इसका आंसर क्या मारेंगे, महदह मारेंगे। लेकिन अगर सराय नहर है तो इसको पहला प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये क्या चीज़ था, तो ये बड़ी मात्रा में मिला था इसका। ठीक है, जबकि अल्प मात्रा में जो मिला है वो सराय नहर है भैया, तो इस बात को याद रखेंगे। आंसर क्या लेना है, जब दोनों रहे तो महदह। ठीक है, ऐसे केसेस में जब ऑप्शन दे दिया है महदह और सराय नहर, तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, ना कि सराय नहर, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में मिला है। क्योंकि 2 आंसर तो ले नहीं सकता, लेगा तो एक ठो लेगा, इसीलिए इसको मैं ज़्यादा बल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही आ रहा है, हड्डी के निर्मित, इसमें भी सराय नहर है, इसमें महदह है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौतिक दृष्टि से आपको क्या है, पश्चिम से पूर्व की दिशा के ओर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, तो जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में गमन करेंगे, तो आपको यहाँ से ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर जब जा रहे हैं बच्चों, तो कौन कौन से स्थान मिलेगा, उस स्थान को आपको डील करना है। तो इसके उस आंसर को आपको क्या लेना है, देख लीजिए, सीधा सी लिया है, और हमारे पास समय नहीं तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। 4 2 1 3, सबसे पहले महदह लिया है, तो पहले पॉइंट पर महदह लिखना, दूसरे में लेखहिया लिया है वो लेना, फिर पैसरा लेना है ना, उसके बाद बीरभानपुर, तो 4 और 2 फिर 1 3, मतलब ऐसे करके आप लेना महदह, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर, महदह, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व जब आप गमन करेंगे तो ये ऐसा पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करिए, कोई दिमाग मत लगाइए, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करना है। 1600 पेज हमको ख़त्म करना है, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं तो करूँगा, इसीलिए मैं 1-1 घंटे कंटिन्यू, 2-2 घंटे कंटिन्यू पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, 2-2 घंटे बोलता हूँ, 8-8 घंटा आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। वैसे तो पेड कोर्स को जोड़ूं तो 8 घंटा 9 घंटे हो जाता है, लेकिन यूट्यूब की क्लासेस को 2 घंटे 3 घंटा ऐसे ही खड़े रहता हूं। और जो मेरे बच्चे पेड कोर्स हैं उनके लिए तो डेली मेहनत कर रहा हूं, एकदम क्वालिटी वाले नोट्स दे रहा हूं, हर चीज़ उसमें शामिल है। अब देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, एक कब्र से। ठीक है, क्या आंसर लोगे आप इसका, बी। कहाँ से, दमदमा से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप, दमदमा से मिले हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, महदह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिला के 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म हैं, मतलब जोड़े में, पेयर में हैं, और एक समाधान में 3 मानव का कंकाल है। ठीक है, एक साथ। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है बच्चों, तो इसका आंसर आपको लेना है दमदमा। ठीक है, 3 वाले में। अगला बताइए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। खाद्यान्नों की मतलब जो अन्न आप खाते हो, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ पे देखने को हुई, तो आपको वहीं आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन को देख लो, पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि, वो आपके खाने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, खाद्यान्नों की कृषि के बारे में। और वो भी बोल रहा है क्या, कि सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ हुई बच्चों, सबसे पहले जहाँ पे प्रारंभ हुई उसी आंसर को लेना। तो कौन सा काल है, नव पाषाण काल है क्या, कि मध्य पाषाण काल है क्या, या पूर्व पाषाण है क्या, क्या है।
तो प्रोटो ऐतिहासिक काल तो नहीं है, तो मुझे तो नवपाषाण काल लग रहा है। चलो देखते हैं क्या आंसर होता है। नवपाषाण काल है। ठीक है, खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। कई बार ऐसे घुमा के पूछ देगा कि पहली बार खाद्यान्न का पता कब चला, पहली बार परिचित कब हुआ या साक्ष्य कब मिले, ऐसा करके घुमा देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए नवपाषाण काल। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देखेंगे तो स्थान भी बताएगा वो। ठीक है, चलो देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वो खाद्यान्न का था तो नवपाषाण काल। अब मानव का साक्ष्य बोल रहा है तो नर्मदा के घाटी में, और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला है। अब देख लो। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा 1982 में जो ढूंढा था उसको। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित है। उस जगह का नाम सीहोर मध्य प्रदेश है, जहाँ पे हथनौरा है। वही मध्य प्रदेश वाले सीहोर। कौन? प्रदीप मिश्रा जी। ठीक, तो बस आप याद रखना, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए। अच्छा, नर्मदा घाटी भी फेमस है कोयले के लिए, याद रखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हो रहा है? अब मानव के जीवाश्म के बारे में पूछ रहा है। जैसे मानव साक्ष्य पूछा तो अब उसको आप देख लो, इसमें नर्मदा घाटी दिख रहा है, इसका आंसर क्या लोगे? नर्मदा घाटी। अगर वो जीवाश्म के रूप में बोले तो भी आप यही लेना, अगर वो साक्ष्य के रूप में बोले तो भी यही आपको लेना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? बताइए, मानव ने सबसे पहले किस अनाज को खाया? गेहूं को, जौ को, चावल को या बाजरा को? क्या खाया होगा? जौ खाया था क्या? ठीक, देखो जौ आंसर आ गया ना। तो मानव ने सबसे पहले क्या अनाज खाया? याद रखना बच्चों, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है तो इस सिचुएशन में आप याद रखना। ठीक है, मानव ने सबसे पहले किस अनाज को क्या किया था? पान किया था। सबसे पहले किस अनाज को मानव ने खाया था? तो उस क्वेश्चन को आपको जौ लेना है। लेकिन आपको कैसे घुमाएगा? वो बोलेगा कि जो मानव ने खाया जौ, अगर उसी को यौ लिख दिया तो यौ को भी गलत मत लेना। या तो यौ लिख देगा या कई बार वो यौ लिख देता है। क्यों? ये क्या करता है, वैदिक कालीन संस्कृति में जौ को यौ कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, ये बातें आपके नॉलेज में, आपके जहन में होनी चाहिए। अगर यौ ऐसे आ गया या ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में यौ ये है, लेकिन कई बार घुमा के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मानव ने सबसे पहले खाद्यान्न अगर बनाया था किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, तो वो जौ था और उसका प्राचीन नाम क्या था? यौ था। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसा कुछ आ गया तब मैं आपको बता दिया। ठीक, एकदम फटाफट रिवीजन कीजिए क्योंकि अपने पास में समय नहीं है ना, अपने पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। अब फटाफट सारे एमसीक्यूज़ को मारेंगे। अगर ये ये सीरीज़ क्लासेस पसंद आ रही है और कोई भी पेड कोर्स लेना है बच्चों तो माधव पहल एकेडमी के दीपक सर से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद 6 मेंस लिख चुका हूँ। मेरे स्किल को आप यूट्यूब में देख लें कि ना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और मेरे सारे बच्चे बहुत खुश हैं मेरे से। ठीक है, 250 से ज़्यादा 275 के आसपास सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। और आपको अगर पेड कोर्स लेना है तो वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य अगर बोले, अब यहाँ पे दोनों बातों यहाँ पे लिख दिया। पहले मेहरगढ़ था, पूर्व में था, मेहरगढ़ लेते थे कृषि के लिए, लेकिन नवीनतम शोध में लहुरा देव आया है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में। दोनों बातों को मैंने यहाँ पे डील कर दिया। अगर आपको बोले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, इफ़ एनीवन से टू यू के कहाँ पे आपको एग्रीकल्चर स्पॉट देखने को मिल गया, वो भी प्राचीनतम। और जब ऐसे केसेस में दोनों ऑप्शन हो, इधर कोल्डी हवा है तो वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य होगा, इधर लहुरा देव है तो कृषि का नवीनतम साक्ष्य होगा, और मेहरगढ़ होगा तो कृषि का ये पहले प्राचीनतम था। अभी इसके स्थान पे लहुरा देव हो गया, वो हो गया कृषि का। भाई पहले इंसान खेती करेगा तब जाके तो धान निकलेगा और चावल बनेगा। तो चावल का बोले तो कोल्डी हवा लेंगे, कृषि का बोले और वहाँ पे लहुरा देव हो तो सबसे पहले नवीनतम लहुरा देव को मारना, लहुरा देव नहीं रहे तो मेहरगढ़ को मानना, क्योंकि ये पहले ऑप्शन लिया जाता था लहुरा मेहरगढ़ पूर्व में। अभी वर्तमान में कृषि के साक्ष्य के लिए आपको क्या लिया जाता है, प्राचीनतम साक्ष्य में लहुरा देव। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सब चीज़ बता रहा हूँ और ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए कहीं आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं देखो पढ़ाने के पहले पूरा ये येलो दिख रहा है ना, हाईलाइट करके मैं सब पढ़ चुका हूँ, ताकि आपको पढ़ाते समय मेरा समय बर्बाद ना हो, मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हूँ और आप लोगों को कंफ्यूज ना करूँ। भारत के उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? अब मैं दोनों बात बताया हूँ यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है? कृषि के प्राचीनतम। तो देख लो यहाँ पे मेहरगढ़ है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, जस्ट अब भी आपको बताया मेहरगढ़ कृषि के पूर्व में था। जब लहुरा देव नहीं रहा तो ये लेना। अगर चावल का साक्ष्य बोले तो कुलडी हवा, और नवीनतम में अगर दे दिया है लहुरा देव तो नवीनतम को मारना, इसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ आपको लेना है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो यहाँ पे मेहरगढ़ है लेकिन लहुरा देव नहीं है, तो आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लेट हो गया, जल्दी से पढ़ो आप लोग, फटाफट करो, अपने पास समय नहीं है भाई। 1600 पेज खत्म कराना है मुझे, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ाता हूँ तो मेरा भी रिवीजन होता है। ये देखो 2017 में पीएससी ने पूछा था, इस क्वेश्चन को भी आपके सामने रख दिया हूँ कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी, उत्तर और ये वाला एरिया, ठीक है, ये राजस्थान गुजरात वाला जो बेल्ट है इधर, इस क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले? कृषि के अभ्युदय। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा जगह हो गया? मेहरगढ़ दिख रहा है। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन रहता था जब उस समय पे। ठीक है, तो इसका आंसर फिर भी मेहरगढ़ ही सही है। लहुरा देव रहता तो नया में आंसर उसी को लेना। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले? पशुपालन और कृषि दोनों बोल रहा है, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, इसी एआरओ के पेपर में, छत्तीसगढ़ एआरओ में आपका दीपक सर 140वां रैंक लाया था। ठीक है, इसको देखो, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सहायक अनुसंधान अधिकारी। मैं पढ़ा नहीं था यार, उसके सिलेबस को थोड़ा ट्राइबल डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था, और मैं कोचिंग में पेड कोर्स में ही कंप्लीट बिजी हो गया था, वरना हो जाता। लेकिन वो गलती मत करना जो मैं किया हूँ, पढ़ के जाओ, मेहनत करके जाओ, तभी सिलेक्शन होगा। देखिए, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? ठीक, आपको बताना है 2 कथन में से। पहला कथन, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। सही बात है। दूसरा, प्राचीनतम प्रमाण कृषि अन्न जौ और धान है। जौ और धान ये दोनों बोल रहे हैं। देख लो, जौ तो अपन जानते हैं और धान भी बोल रहा है, तो क्या दोनों सही होगा? तो यहाँ पे आंसर देख लो, 1 और 2 सही हैं, क्योंकि वैदिक काल में जौ वैदिक काल से चलते आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी जौ, जिसे यौ कहा जाता था, बाद में लोगों ने धान की खेती को सीखा। ठीक है, गेहूँ बाद में बोलना। ठीक है, इतना बात को देख लो। अब अपने पास समय नहीं है भैया, नहीं तो अपन इसको क्या करते, डिटेल में घुसते, अपने पास में जो है उसी में करना है। ठीक, ये मेंस का है, यूपी पीएससी का। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। अब स्थायी जीवन बोल दिया, कैसे करोगे स्थायी जीवन के लिए? देखो, मेहरगढ़ ले लिया, क्योंकि स्थायी जीवन कब होगा? जब अच्छे से इंसान व्यवस्थित रहेगा, तभी तो खेती वेती करेगा ना, एग्रीकल्चर करेगा, और एग्रीकल्चर करके चावल उत्पादन करेगा, तो वही क्या कहलाता है? स्थायी या परमानेंट लाइफ, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, चलो आगे चलो, यहाँ पे बताओ, निम्नलिखित में से किस स्थानों के से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो पशुपालन की जब बात आएगी तो बागोर इसका आंसर आएगा, बागोर पशुपालन के लिए। ठीक, लहुरा देव और मेहरगढ़ कृषि के लिए, चावल के लिए कुलडी हवा। ठीक, इधर देखो, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदम, देखो इस पूरा पढ़ लो, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। किसमें? मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो बागोर है, वो दोनों जगह से देखने को मिलते हैं। तो अब आदमगढ़ तो यहाँ पे है ही नहीं पशुपालन के लिए, अगर आदमगढ़ रहता तो आदम और बागोर दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है? बागोर है। तो भीलवाड़ा राजस्थान के बागोर में हमने क्या देखा? तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य देखा। ठीक है, इसको बताइए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, तो ताम्र प्रसारण का जो युग होता है ना, वो चालकोलिक एथिलिक युग मतलब कहलाता है। तो चालकोलिथिक युग ताम्र प्रसारण काल वाला एरिया। ठीक है, चालकोलिथिक को देखो यहाँ पे लिखा है
कैल्कोलिथिक युग, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक बोलो या कैल्कोलिथिक बोलो, वो ताम्र प्रसारण वाला युग कहा जाता है, ठीक है। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन बार बार रिवीजन करोगे, अच्छे वे में ऐसे बने रहोगे तो ज़्यादा जटिल नहीं है बच्चों, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को में मनोबल होना चाहिए। जैसे मैं देखो रात के 12 बजे के बाद भी पढ़ा रहा हूँ और सुबह मेरी ऑफिस है, ठीक है। जबकि फ्राइडे का दिन है, सैटरडे नहीं है, संडे छुट्टी रहता है, लेकिन मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी लग जाती है। फिर भी मैं सब कुछ करना है, फिर भी मैं रात को 12 बजे भी आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा रिवीजन हो रहा है, बाकी आपके लिए कर रहा हूँ। देख लो, फ्री में मिल रहा है। पेड क्लासेस फ्री में नहीं मिलेगी, अगर पेड क्लासेस लेना है तो फीस लगेगा, ठीक। और पीएससी का आप लेते हैं तो उसमें व्यापम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ आप नहीं दे सकते तो 2 किस्तों में देके पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई ना रोके। खाली व्यापम का फीस है 4,500, पीएससी प्लस व्यापम का कंप्लीट फीस, जिसमें 3500 से 4,000 का स्टडी मटेरियल रहेगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसे आप प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो, सब वो आएगा 8,000 का, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आहड़ सभ्यता के बारे में इन कथनों को विचार करके बताना है, ठीक। और बताना है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ठीक है भाई। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे बोल रहा है, और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो 1 और 3 को सही मार दें क्या? चलो देख लेते हैं 1 और 3 है क्या कहीं। तो 1 और 3 इसमें है, ठीक, और 1 और 3 इसमें है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो या तो ये होगा या ये होगा। चलो भाई देख लेते हैं, क्या पता दोनों ना हो। चलो देख लेते हैं, आप लोग पहले से गेस मार लो। और उसके बाद ये तीसरा धातु कहाँ साधन, देखो यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामिति आकृति उकेरी गई। अरे बाप रे, तो वैसे में तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए। तो अब कैसे करें? 1 3 4 हो सकता है क्या? चलो देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए है, मतलब 1 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से जब आप पढ़े रहोगे, देखे रहोगे तो बनेगा। चूंकि ये क्या है, रिविजन क्लासेस है, इसीलिए मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। जबकि 6 घंटे पहले ही मैं पेड क्लासेस ले चुका हूँ और अभी आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज़ का वैल्यू करें, है ना। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो आप इसमें समय ना देंगे। ये आपकी सोच पे और मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना टाइम देना पसंद करते हैं। निम्न में से किस पूरा पाषाण से, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष, कितना ज़बरदस्त बात बोल रहा है। जब आपके पास में पाषाण या प्रस्तर जो कल्चर था, है ना, पाषाण या पत्थर, उसको संस्कृत में प्रस्तर भी बोलते हैं, ठीक है, पत्थर को या पाषाण संस्कृति को। तो प्रस्तर संस्कृति से लेकर के हड़प्पा वाला जो सभ्यता था, ठीक है, वहाँ तक के संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो वही चीज़ आपको बताना है। चारों ऑप्शन में कोट दीजी होगा या मेहरगढ़ होगा, कालीबंगा होगा, आमरी होगा, ठीक। इसका आंसर ले लेते हैं अपन मेहरगढ़, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य, चावल, ये सब चीज़ें कृषि के देखने को मिले हैं। और यौ भी मिला है, मतलब जौ मिला है, धान भी मिला है, ठीक है। देखते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण कालीन से लेके यहाँ तक का अवशेष मिलते हैं। मतलब ये मेहरगढ़ एक्चुअल में है कहाँ, तो पाकिस्तान में स्थित जगह है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंतर्गत था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? नौदा टोली का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सांकलिया, HD सांकलिया ने, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है ना, उसका उत्खनन कराया था। और ये डेक्कन कॉलेज के पूना के प्रोफेसर हैं, ठीक, जिसका नाम है HD सांकलिया, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है मालूम है? महाद्वीप का सबसे मतलब बड़ा उत्खनन बोलते हैं, है ना। ये 1500 से 1300 के बीच में इसको निर्धारित किया गया था, ईसा पूर्व। इसमें हमेशा याद रखना 1500 से 1300, 1200, 1900 ऐसे उल्टा जाया जाता है, ईसा पूर्व, ताकि ठीक ईस्वी तक आके रुके। नौदा टेली में किस राज्य में है? अभी जस्ट देखे हैं अपन मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इसको देखिए बच्चों, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण, ठीक। तो वृहत पाषाण किस में किया गया होगा? तो सन्यासी गुफा के लिए, या मृतक को दफनाने के लिए, या मंदिर के रूप में? इसका आंसर आएगा मृतक। मृतक को दफनाने के लिए वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है बच्चों। इसको देखो, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बूदिहाल से, या संगनकल्लू से, या कोल्डी हवा से, या ब्रह्मगिरी से? इसका आंसर आएगा संगनकल्लू, ठीक है। ये कर्नाटक में है।
कर्नाटक के मैसूर के पास में बेल्लारी गांव के मतलब जनपद के पास में संगनकल्लू गांव है। यहाँ से क्या है, राख के टीले मिले हैं। ठीक है, अब ये बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा के शैल चित्र वहाँ पे देखने को मिले हैं भीमबेटका में। ठीक है, अच्छा ये बताइए निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्र के लिए जाना जाता है, तो वही गुफा वाला प्राग ऐतिहासिक युग, यहाँ पे जिसको ना तो आप पढ़ सकते हो ना समझ सकते हो, देख के समझ सकते हो कि हाँ चित्र वित्र बना है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, लिखित साक्ष्य आपको स्पेशल समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस बात को। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, भीमबेटका कहाँ है भाई, तो ये आपका है कहाँ पे, रायसेन के पास में, है ना। और यहाँ पे देखिए ये दे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले अपन ने देखा, और कई जगह क्या करता है, ना मध्य प्रदेश डालता है ना रायसेन, वो अब्दुलगंज या अब्दुल्लागंज कर देता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें क्या हाथी सांबर हिरन सब का चित्र है। ठीक, अब तक लगभग 700 शैलाश्रयों की, शैलाश्रय मतलब क्या होता है, शैल मतलब पत्थर, तो पत्थरों से बना हुआ शैलाश्रय या शिलाश्रय, शिला भी लिखते हैं, शैलाश्रय भी लिखते हैं, शिलाश्रय भी लिखते हैं, है ना। तो 500-700 पत्थरों की पहचान की गई है, जिसे 500 में चित्र बने हैं, इसीलिए उसे उस जगह पे बड़े रूप में जाना जाता है, अब्दुल्लागंज में। हाँ इसको देखो, ये तो भीमबेटका है, इसको पढ़ चुके हैं, और अब्दुल्लागंज को पढ़ चुके हैं। अब ये बताइए भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, चलो देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है, इसमें वही आपको लेना है, भीमबेटका को ले लेना। ठीक है, इसको लिखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को क्या किया है, उसके प्रागैतिहासिक महत्व की पहचान की। सांकलिया ले लेते हैं, ठीक, नहीं लिए तो क्या लिए, देखो वाकड़कर, VS वाकड़कर। ठीक, तो ये चीज़ फिर से एक बार रिवीजन कर लो। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने क्या किया था, पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा था ना। ठीक है, वाकड़कर। ठीक है, हाँ, और यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। ठीक, इसकी खोज 1957 पे हुआ था। ठीक, और उसको चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। अब इसको फिर से किसने खोजा, अब यहाँ पे खोजा तो इसमें आ गया वाकड़कर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, गौरिक मृदभांड जो OCP है उसका नामकरण हुआ है कहाँ पे, हस्तिनापुर है क्या, हस्तिनापुर से। तो गौरिक मृदभांड पात्र जिसको आप OCP के नाम से भी लिखा रहेगा, तो उसका वहाँ पे हुआ है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड कहा गया या कहा जाता है। ये जो परंपरा है ये सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। 1950 और 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई किसने की थी, BB लाल ने की थी, उसी के द्वारा हुआ था। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण के ओर पे, है ना। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को ऐसे सीधा यहाँ पे मैं निशान भी बना दिया हूँ, उत्तर से दक्षिण की दिशा पे रख के दफनाते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव कंकाल तो है, कुत्ते का है, कौन सा, चिराग तो नहीं है, हाँ बुर्ज होम है। तो बुर्ज होम से क्या हुआ है, कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। एक बात याद रखना बच्चों, अगर आपको MCQs आप नहीं मार रहे हो ना, सच में बहुत दुविधा की बात है। आप कितना भी पढ़ लो, आपको MCQs मारना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी पेपर देंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो बेरोजगार होकर सिर्फ पढ़ रहे हैं वो भी देंगे। जो नौकरी करके पढ़ रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, और जो ग्रेजुएट नहीं हैं वो भी घर में तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो अगले साल आपको बीट कर देंगे। समझ रहे हो, या हो सकता है कि ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, पिछले बार एग्ज़ाम नहीं दे पाया था लेकिन इस बार तो मैं बीट करूँगा करके। तो इसीलिए ना कंटिन्यू MCQs मारो। ठीक है, तो ये बुर्ज होम में क्या है, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। ठीक,
जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के पास में बुर्ज-होम से नवपाषाणिक अवस्था में, मतलब कई बार आपको नवपाषाण कालीन के बारे में भी पूछ सकता है कि किस काल में बुर्ज-होम में मानव और कुत्ते के साक्ष्य मिले, तो नवपाषाण काल में मिले हैं ऐसा करके। ठीक। और जो गर्तावास मतलब गड्ढों वाला घर है, वहाँ पे भी पाया है गड्ढों वाला घर, जैसे गर्तावास या गार्तावास भी कहा जाता है। गर्त मतलब जमीन में गड्ढा, तो गड्ढा वाला घर, नीचे में जो घर रहता है वो। अब बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव के साथ कुत्ते को बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर, फिर पूछ दिया। ठीक। देख लो ये पीएससी का क्वेश्चन है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए बच्चों, तो बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं। कल संडे है, परसों संडे है, परसों संडे को और अच्छे से करेंगे, लंबा करेंगे, बोलोगे तो लाइव कर देंगे, है ना। इसको विचार करना है, ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण है। यहाँ पे बुर्ज-होम में क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चंद्रकेतुगढ़ में क्या है, गणेश्वर में क्या है। ठीक। तो इसका ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा अपन इसका सही माने। तो यहाँ पे चलिए आइए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे तो डी में 2 और 3 सही हैं। बुर्ज-होम नमक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। इस पुरा स्थल की खोज 1935 में किसने, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ठीक। इसमें गार्तावास है और गार्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरस्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर है। यहाँ से ऐतिहासिक काल में क्या है, टेराकोटा मिला है। ठीक है। तो वही चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये सब लिख देना। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में क्या है, इसकी खोज स्थित एक ताम्रप्रश्नी पुरस्थल है, तो मतलब गणेश्वर है, तो यहाँ पे इसको भी दे देना। प्रोफेसर रतन चंद अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, सबको लिख दिया है। हर क्वेश्चन पे एकदम परेशान हो जरूरत नहीं, बस देखते रहो चुपचाप। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, विंध्य क्षेत्र के बोल रहा है। और देख लीजिए कि क्या हम लोग इसको देखे हैं, नहीं देखे हैं ना। तो देखो इसका आंसर क्या ले रहा है, लेखिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हुए हैं लेखिया में। ठीक है। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार, ठीक, विंध्य क्षेत्र के लेखिया में शिलाश्रय संख्या 1 मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक। जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश जो है छत विछत हो गया है, मतलब टूट टाट गया है। और अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27, ये 27 10 का अंतर बता रहा है। ठीक है, इतना अंतर है। ये जे.एन. पांडे ने 17 कहा और लुकास जी ने 27 कहा। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 और मतलब 27 और 17 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लेखिया पे है। ठीक है। इस कथन को देखिए, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। कथन विंध्य क्षेत्र के पाषाणयुगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। प्रव्रजन मतलब ट्रांसफ़र, मतलब वहाँ जाके वो क्या किए, माइग्रेट कर लिए, है ना। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल, ठीक है, नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये हो गया स्टेट, मतलब एक प्रकार का अभिकथन और एसर्शन बोल सकते हो। कारण जो है रीज़न, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये जो स्टेटमेंट कथन और कारण है, इसमें सही क्या है, तो सही में ए है, बी है। ठीक। सी और डी नीचे में, ये दे यहाँ पे इसका ए, इसका आंसर लिया है। ठीक है, छोड़ो सब। ए में क्या है, ए बी सी और डी, तो ए में इसको पढ़ो। जी.आर. शर्मा ने सराय नहार राय में खोदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रस्थान किया। मतलब ये उस बात से क्या कर रहा है, इस चीज़ को एग्री कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसलिए इस काल में सूखे के कारण, शुष्कता के कारण यहाँ लोग चले गए। ठीक है। ठीक, चलो अब अगला आगे क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं क्योंकि समय अपने पास कम है। चलिए अपन सीधा दूसरा क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, आप किसको लोगे बताओ, कलिंघम को लोगे कि जॉन मार्शल को लोगे। लेकिन भारत के पुरातत्व का आपको लेना है, तो ये दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हो आप, या तो कनिंघम को लें या जॉन मार्शल को लें, किसको लें। चलो एक काम करो, आप कनिंघम को ले लो। ठीक है, इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो भारत के पुरातत्व का, भारतीय मतलब आर्कियोलॉजी जो सर्वे हुआ था, यही तो किए थे ना,
देखो यहाँ पे देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग या इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने ही पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में उनको जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रिविजन सीरीज है, इसे मत छोड़ो, छोड़ना कतई समझदारी नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है भैया? मानव संग्रहालय भोपाल में है, भोपाल। अब वहाँ पे देख, इसका नाम क्या था पहले? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल में है, ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय इसका देखरेख करता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी कहाँ है भैया? भोपाल में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है पता है, अगर आप रिविज़न करते हैं ना, आप यकीन माने बहुत आगे चल देंगे, है ना। अगर आप रिविज़न नहीं करते हैं तब आप ऐसा हो जाएगा कि इसमें काफ़ी फंस जाओगे। देखो 40-45 जो यूनिट था उसमें से एक यूनिट हमने फिनिश कर दिया, कौन सा? पाषाण काल। अब देंगे सैंधव सभ्यता और संस्कृति, वैदिक काल के ठीक पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, वो चालू हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से, ये देख क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी हमने 45 टॉपिक में एक टॉपिक ख़त्म कर दिया, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है, लगभग 12:30 के ऊपर हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, कल आपके लिए 2 से 3-4 टॉपिक और ख़त्म कर दूंगा। 45 टॉपिक है, 10 से 12 दिन में ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगा। 15 दिन में पूरा फिनिश करेंगे, लेकिन वही मेरे पास काम बहुत है, तो जैसा टाइम मिलेगा वैसा आपके लिए करूँगा, ठीक है। बस इस बुक को ना अच्छे से पढ़ देना, ठीक है। सामने एक बात याद रखना, इसमें नहीं पढ़ना है, सबके में डेटा है, मेरे क्लास को पढ़ना। कारण क्या है बताऊँ? जैसे तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोग भूल जाओगे, बार बार समझा रहा हूँ। तुम लोग खाली ऐसे देखते हो, अपनी दुनिया में ध्यान कहीं और रहता है, व्हाट्सअप में रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन और माँ बाप की गरीबी और बार बार बेरोजगारी के डर में रहता है। नहीं बेटा, वो काम नहीं करना। जो पढ़ाऊँगा मैं, देख रहे इतनी सारी मोटी बुक को मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, इस सारे पेजेस को मैं पढ़ाऊँगा, बशर्ते क्या करना, चुपचाप देखना। क्यों? 2 फ़ायदा, एक विज़न हो रहा है, दूसरा लिसनिंग हो रहा है। तो आपको मतलब क्या है, जितना अच्छा आप सुनते हो और जितना अच्छा आप देखते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो चीज़ें एक लंबे समय तक स्टोर रहती है। अब आपको कोई भी अगर आपको पूछ देगा, मान लो ये क्वेश्चन जो है, देखो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पे आधारित है? अर्थव्यवस्था पर। अगर ये मैं बता दिया तो ये चीज़ें कल आपको याद रहेगा कि हाँ भाई, हमको संस्कृति और उसके धर्म से और विज्ञान से मतलब नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते, विज्ञान मार्ग के क्वेश्चन को गलत कर देते, जबकि मानव समाज वास्तविक में अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक्स पे आधारित है। जो इकोनॉमी है उस चीज़ पे मानव समाज, इंडियन सोसाइटी चल रही है, ठीक है, या फिर ह्यूमन सोसाइटी चल रही है। लेकिन लोग क्या करेंगे, विज्ञान को मार के गलत कर देंगे। तो कल हम लोग ये सब चीज़ को चालू करेंगे। और एक टॉपिक मैंने आज फिनिश कर दिया है बच्चों, है ना। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कोर्स चालू करूँगा कल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, ठीक है। उस समय जो जो स्थिति जो भी देखने को मिला, जो जो चीज़ें देखने को मिला, सब चीज़ अपन देखेंगे। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है तो आप सब बताऊंगा, आद्य ऐतिहासिक काल से ये सब चीज़। सिंधु घाटी की सभ्यता में गैर आर्य क्या थी, या थी तो क्या थी, वह नगरीय सभ्यता थी या क्या क्या प्रॉब्लम था, सब चीज़ कल सॉल्व करूंगा दूसरे वीडियो में। चूँकि भी रात हो गया है, कल बात करते हैं। और किसी को कोई भी कोर्स लेना है तो इतनी एनर्जी के साथ, इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ पेड कोर्स में मैं पढ़ाया हूँ। और हाँ, ऐसा नोट्स दिया हूँ, 2 बातें याद रखना, लिमिटेड जो कंटेंट में दे रहा हूँ ना, केवल उसी को पढ़ना, कोई किताब मत पढ़ना, और जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी को पढ़ना। मेरे PDF को प्रिंट आउट मार लेना, ठीक। एक्स्ट्रा कोई किताब मत पढ़ना, क्योंकि मैं अपने PDF में 6-7 किताबों का NCERT का डाटा मिला के दे रहा हूँ। अलग से भटकने का किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक। जय हिंद। थक गए रे तुमन के चक्कर में, चला पढ़ा, चला। जय छत्तीसगढ़ महतारी, है ना।